नमस्ते। और आज की इस गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। और मैं इस चर्चा में आज के हमारे स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए यहाँ हूँ। आज का विषय वाकई बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। तो शुरुआत एक छोटे से सवाल से करते हैं। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि एक ही शहर में, एक ही तरह के व्यापार में और बिल्कुल एक जैसी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हाँ, एक इंसान पूरी तरह से टूटकर दिवालिया हो जाता है और दूसरा उन्हीं हालात से निकलकर अरबपति बन जाता है। एकदम सही। बाहर से देखने पर लगता है कि शायद टैलेंट का फर्क होगा या किस्मत का। लेकिन आज के हमारे स्रोतों का जो मिशन है वो एक अलग ही कहानी बयां करता है। जी, ये किसी टैलेंट या किस्मत की नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति की बात है, और वो है हमारी सकारात्मक मानसिकता, या कहें कि पॉजिटिव माइंडसेट। और देखिए, आज हम किसी खोखले मोटिवेशन या उन इंटरनेट वाले कोट्स की बात नहीं करने वाले हैं। हाँ, वो बस मुस्कुराते रहो वाले कोट्स। बिल्कुल, हम उन मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलुओं को सुलझाने वाले हैं जो असल में हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखते हैं। सही कहा। इस विषय को पढ़ते समय मेरे दिमाग में एक बहुत ही सटीक उपमा आ रही थी। अच्छा, क्या थी वो? मतलब सकारात्मक मानसिकता को हम एक खास तरह के चश्मे की तरह देख सकते हैं। चश्मे की तरह। दिलचस्प है। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी आंखों पर रंगीन या पावर वाला चश्मा लगाता है तो उसके आसपास की दुनिया नहीं बदलती। सामने खड़ा पेड़ अपनी जगह से नहीं हिलता, रास्ते के गड्ढे गायब नहीं होते। दुनिया बिल्कुल वैसी ही रहती है ना? लेकिन उस दुनिया को देखने का जो नजरिया है, जो क्लैरिटी है, वो पूरी तरह से बदल जाती है। स्रोत में एक बहुत ही गहरी पंक्ति है, जिंदगी वही होती है जैसा हमारा नजरिया होता है। वाकई। और उस चश्मे वाले उदाहरण में सबसे खास बात यह है कि वो चश्मा दुनिया की कड़वी सच्चाइयों को धुंधला नहीं करता। मतलब वो रियलिटी को नहीं छुपाता, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उन्हें एक ऐसे लेंस से दिखाता है जहां रास्ते नजर आने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे दिमाग में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है? ये एक तरह के फिल्टर की तरह काम करता है। हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारा दिमाग उसी से जुड़ी चीजों को हमारे आसपास ढूंढने लगता है। अच्छा, तो अगर नजरिया ये है कि सब खत्म हो गया तो दिमाग सिर्फ बंद दरवाजे दिखाएगा, और अगर नजरिया ये है कि रास्ता तो कहीं ना कहीं होगा, तो वही दिमाग उन छोटी छोटी दरारों को ढूंढ निकालेगा जहां से रोशनी आ रही हो। अरे वाह! लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? जब हम इस चश्मे को पहनने की बात करते हैं तो अक्सर इसका गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। बहुत से लोग ये मान बैठते हैं कि सकारात्मक मानसिकता का मतलब है कि जीवन में कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी। हाँ, या फिर सब कुछ हमेशा जादुई रूप से ठीक रहेगा। यही वो बिंदु है जहां सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। तो स्रोतों के अनुसार इसकी असली परिभाषा क्या है? असली परिभाषा चुनौतियों से मुक्त जीवन की गारंटी नहीं देती। इसका असली अर्थ बहुत ही ग्राउंडेड है। ये मुश्किल समय में उम्मीद को मरने न देने की जिद है। मतलब जब बाकी सब हार मान लें तब भी खुद के भीतर ये संवाद बनाए रखना कि भले ही आज मैं हार रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगी और एक दिन जरूर जीतूंगी। ये समस्याओं के ठीक बीचों बीच खड़े होकर अवसरों की तलाश करना है। पर क्या ये सिर्फ खुद को धोखा देना नहीं है? धोखा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आजकल मनोविज्ञान में टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बहुत बात होती है। मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई है या कोई बहुत गहरे सदमे से गुजर रहा है। ऐसे में जबरदस्ती मुस्कुराना और कहना कि सब बहुत बढ़िया है, क्या ये यथार्थवादी है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। मुझे तो ये सच्चाई से भागने जैसा लगता है ना। बिल्कुल, और यही वो जगह है जहां टॉक्सिक पॉजिटिविटी और असली सकारात्मकता के बीच लकीर खींचनी जरूरी है। स्रोत हमें सच्चाई को नकारने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या है? ये ऐसा है कि घर में आग लगी हो और कोई अंदर बैठकर कहे, कोई बात नहीं, सब ठीक है, आग की लपटें कितनी सुंदर लग रही हैं। उफ, वो तो बेवकूफ़ी होगी। हाँ, ये खतरनाक है, ये डिनायल है। इसके विपरीत असली सकारात्मक मानसिकता ये है कि इंसान उस आग को देखता है, उसकी गर्मी को महसूस करता है, घबराता भी है। लेकिन फिर वो क्या करता है? फिर वो खुद से कहता है, आग तो लग गई है, ये सच है, अब मुझे रोने के बजाय ये देखना है कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। स्रोत जिस मानसिकता की बात कर रहा है वो हार ना मानने की एक एक्टिव स्टेट है। अच्छा, मतलब ये कोई पैसिव अवस्था नहीं है जहाँ बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। ये एक्शन ओरिएंटेड सोच है। एकदम सही।
वास्तविकता को स्वीकार करके उसमें से समाधान निकालने की प्रक्रिया, ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन अगर ये इतना ही तार्किक है कि समस्याओं में समाधान खोजना ही समझदारी है, तो इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से ऐसा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हम बहुत जल्दी नकारात्मकता के जाल में फंस जाते हैं। हाँ, हम हार क्यों मान लेते हैं? इसका जवाब हमारे इंसानी विकास यानी इवोल्यूशन में छिपा है। इवोल्यूशन? वो कैसे? हमारा दिमाग मूल रूप से हमें खुश रखने के लिए नहीं, बल्कि हमें जिंदा रहने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। मतलब खतरे को पहले भांपना? बिल्कुल। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तो उसका दिमाग हमेशा जंगली जानवरों जैसे खतरे ढूंढने के लिए अलर्ट रहता था। तो आज वो जंगली जानवर तो नहीं है? नहीं है, लेकिन दिमाग का वो बायस आज भी काम कर रहा है। इसलिए मुश्किल आते ही दिमाग सर्वाइवल मूड में चला जाता है और नकारात्मक संभावनाएं पहले दिखाता है। ओहो, यही वजह है कि नकारात्मकता इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। हाँ, समाधान सोचने के बजाय दिमाग खुद को सुरक्षित रखने के लिए बहाने गढ़ने लगता है। स्रोत में कुछ बहुत ही आम बहानों का जिक्र है जो हम सभी ने कभी न कभी सुने हैं। जैसे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, हाँ, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, या अब कुछ नहीं हो सकता। इसे पढ़कर मुझे कार चलाने के एक बड़े ही मजेदार अनुभव की याद आ गई। कार चलाने का अनुभव? वो कैसे? देखिए, नकारात्मक मानसिकता बिल्कुल कार में हैंड ब्रेक खींचकर गाड़ी चलाने जैसी है। अच्छा? गाड़ी के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन है, टैंक में पूरा ईंधन भरा है, पैर एक्सीलरेटर पे भी है, लेकिन क्योंकि हैंड ब्रेक लगा हुआ है, गाड़ी अपनी केंद्र से हिलेगी नहीं। और अगर बहुत ज्यादा रेस दी जाए तो गाड़ी भयंकर घर्षण के साथ थोड़ी बहुत आगे खिसकेगी जरूर, लेकिन अंत तक इंजन पूरी तरह जल जाएगा। ये हैंड ब्रेक और इंजन जलने वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है। मनोवैज्ञानिक रूप से इंजन जलने को ही हम बर्नआउट कहते हैं। हाँ, जब कोई लगातार नकारात्मक सोच के साथ काम करता है तो वो मानसिक रूप से थक जाता है। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने भी अपनी शुरुआत बिल्कुल जीरो से ही की थी। मतलब उनके पास भी कोई जादुई शक्तियां नहीं थी? नहीं, उनके सामने भी वैसी ही या शायद उससे भी बड़ी चुनौतियां थीं। तो फिर उनमें और उस आम मानसिकता में जो हार मान लेती है, बुनियादी अंतर क्या था? जब दोनों जीरो पर खड़े थे तो एक ने उड़ान कैसे भरी? बुनियादी अंतर विफलता को देखने के नजरिए में था। नकारात्मक मानसिकता वाला इंसान विफलता को एक फुल स्टॉप की तरह देखता है। उसे लगता है कहानी यहीं खत्म हो गई। हाँ, जबकि सकारात्मक मानसिकता वाला इंसान विफलता को सिर्फ एक कॉमा की तरह देखता है। एक कॉमा? अरे वाह! उसके लिए विफलता कोई अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि सिर्फ एक फीडबैक है। ये फीडबैक उसे बताता है कि उसका तरीका काम नहीं कर रहा, इसलिए उसे कोई दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। ये बहुत ही गहरी बात है कि विफलता एक फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक कॉमा है। अब जब ये तय हो गया है कि नकारात्मकता हमारे ही विचारों द्वारा लगाया गया एक हैंड ब्रेक है, तो इसे हटाएं कैसे? क्योंकि कोई भी जानबूझकर तो दुखी नहीं रहना चाहता। बिल्कुल। स्रोत भी ये मानता है कि सकारात्मक मानसिकता कोई स्विच नहीं है जिसे तुरंत चालू किया जा सके। सही कहा। ये रातों रात होने वाला कोई चमत्कार नहीं है। ये धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की आदतों से आकार लेता है। हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जैसे जिम जाकर शरीर की मांसपेशियां बनती हैं, एकदम वैसे ही मानसिक आदतों से दिमाग की संरचना बदलती है। स्रोत में इस हैंडब्रेक को हटाने के लिए एक 3 चरणीय यानी 3 स्टेप प्रक्रिया दी गई है। तो उस प्रक्रिया को समझना जरूरी है। पहला बिंदु जो दिया गया है वो है सकारात्मक लोगों का साथ। हाँ, आप जिनके साथ रहते हैं वैसी ही आपकी सोच बन जाती है। विज्ञान की भाषा में से क्या कहते हैं? इसे इमोशनल कंटेजियन या भावनाओं का संक्रमण कहा जाता है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स, उनका क्या काम है? उनका काम होता है हमारे आसपास के लोगों के व्यवहार और उनके सोचने के पैटर्न की नकल करना। जब कोई लगातार ऐसे लोगों के बीच उठता बैठता है जो हर समाधान में एक समस्या ढूंढ लाते हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं, हाँ, तो ये मिरर न्यूरॉन्स उसी पैटर्न को सामान्य मान लेते हैं। दिमाग शिकायत करना सीख जाता है। और इसके उलट जब आसपास ऐसे लोग हों जो गिरने के बाद हंसकर फिर से खड़े हो जाते हैं, तो दिमाग उस लचीलेपन को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब हमारी संगत सिर्फ एक सामाजिक कहावत नहीं है, बल्कि ये हमारी बायोलॉजी है। बिल्कुल। ठीक है, ये तो बात हुई बाहरी माहौल की, लेकिन उस समय का क्या, जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है, तब जो अंदर की आवाजें शोर मचाती हैं, उनका क्या? उसके लिए स्रोत का दूसरा कदम है नकारात्मक सोच से दूरी बनाना। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं,
स्रोत कहता है कि मैं नहीं कर सकता को तुरंत मैं कोशिश जरूर करूंगा से बदल देना चाहिए। हाँ, हर नकारात्मक विचार को सच नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर हम इसे व्यावहारिक धरातल पर देखें तो एक दिन में एक इंसान के दिमाग में 60 से 70 हजार विचार आते हैं। सही आंकड़ा है। तो अगर कोई लगातार खुद से ये कह रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो क्या हर पल अपने ही विचारों से एक जंग लड़ना थका देने वाला नहीं होगा? ये तो एक खत्म ना होने वाली लड़ाई लगती है। ये उलझन इसलिए होती है क्योंकि हम इसे एक लड़ाई की तरह देखते हैं। मनोविज्ञान का एक सीधा सा नियम है, हम जिस विचार से लड़ते हैं हम असल में उसे और ज्यादा ऊर्जा दे रहे होते हैं। अच्छा, तो स्रोत लड़ने के लिए नहीं कह रहा? नहीं, स्रोत एक सचेत आदत बनाने की बात कर रहा है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के नजरिए से समझना होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसे थोड़ा सरल शब्दों में कैसे समझे? इसे एक घने जंगल की तरह सोचिए। मान लीजिए किसी को उस जंगल के बीच से गुजरना है। ठीक है। पहली बार जब वो व्यक्ति वहां से निकलेगा तो उसे झाड़ियां काटनी पड़ेंगी, रास्ता बनाना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल होगा। हाँ, बहुत मेहनत लगेगी। ये हमारे दिमाग का वो पहला प्रयास है जब हम एक नकारात्मक विचार को सकारात्मक में बदलते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति हर रोज उसी रास्ते से गुजरे तो धीरे धीरे वहां एक पगडंडी बन जाएगी। और फिर एक चौड़ा रास्ता। बिल्कुल। कुछ समय बाद वहां से गुजरने में कोई मेहनत नहीं लगेगी। हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो जब भी दिमाग में आए कि ये मुश्किल है तो लड़ना नहीं है, बस उसे देखना है, ये समझना है कि ये सिर्फ एक विचार है, कोई सच्चाई नहीं, और फिर सचेत रूप से एक नया विचार सोचना है। मैं कोशिश जरूर करूंगी। शुरू में ये झाड़ियां काटने जैसा लगेगा। हाँ, लेकिन बार बार ऐसा करने से दिमाग के न्यूरल पाथवे बदल जाते हैं। ये विचार अपने आप में बहुत मुक्ति देने वाला है कि हमारे दिमाग का हर नकारात्मक विचार कोई अंतिम सत्य नहीं है, वे सिर्फ गुजरते हुए बादल हैं। बिल्कुल सही उपमा है। अब इस प्रक्रिया के तीसरे और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण चरण पर आते हैं, खुद पर विश्वास। हाँ, कॉन्फिडेंस। स्रोत कहता है कि दुनिया तब तक किसी पर विश्वास नहीं करेगी जब तक वो खुद पर नहीं करेगा। सफलता की पहली सीढ़ी। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई जीरो से शुरुआत कर रहा हो, जब कोई ट्रैक रिकॉर्ड ना हो, हाँ, जब दिखाने के लिए कोई पुरानी सफलता ना हो, तो वो खुद पर विश्वास कैसे करे? देखिए, समाज हमेशा सबूत मांगता है। लोग पिछले परिणामों के आधार पर ही किसी की क्षमता आंकते हैं। सही बात है। लेकिन जब शुरुआत जीरो से हो रही हो तो इंसान के पास सिर्फ एक ही पूंजी होती है, उसका अपना विश्वास। पर ये विश्वास आएगा कहाँ से? आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि इंसान को ये पता हो कि वो 100% सफल ही होगा। आत्मविश्वास का मतलब ये है कि उसे ये भरोसा हो कि अगर मैं फेल भी हुई तो मैं उस स्थिति को संभाल लूंगी और दोबारा खड़ी हो जाऊंगी। वाकई, अगर खुद के ही आइडिया पर संदेह होगा तो वो कन्विक्शन कभी नहीं आ सकता जो दूसरों को प्रभावित करे। वो शुरुआती धक्का सिर्फ सेल्फ बिलीव से आता है। तो अगर हम इन तीनों कड़ियों को जोड़ें, सही लोगों का साथ, नकारात्मक विचारों को बदलकर दिमाग की नई पगडंडी बनाना और खुद पर दृढ़ विश्वास रखना, ये तीनों मिलकर उस दिमागी हैंडब्रेक को हटा देते हैं। और जब ये हैंडब्रेक हटता है तो इसके लॉन्ग टर्म परिणाम क्या होते हैं, इसका जवाब हमें इतिहास के पन्नों में मिलता है। स्रोत मजबूती से इतिहास का संदर्भ देता है। दुनिया के हर महान व्यक्ति में ये सकारात्मक मानसिकता और अटूट विश्वास कूट-कूट कर भरा था। उनके जीवन की कहानियां कोई परियों की कहानियां तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। समाज ने उनका मजाक उड़ाया, दरवाजे बंद किए गए, लेकिन उन्होंने उस कॉमा को फुल स्टॉप नहीं बनने दिया। जैसे राइट ब्रदर्स ने जब उड़ने वाली मशीन की बात की तो लोगों ने उन्हें पागल कहा। हाँ, और जब वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी गोल है तो उन्हें समाज से बेदखल कर दिया गया। लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। स्रोत में दो बहुत ही शक्तिशाली पंक्तियां हैं, अगर सोच बड़ी है तो जीत भी बड़ी होगी। आई नहीं देगा। ये मौका सामने होकर भी दिखाई न देना, ये बहुत चुभने वाली बात है। ये कोई मुहावरा नहीं है, ये एक ठोस मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। इसे मनोविज्ञान में इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस जी। मतलब ध्यान न देने के कारण अंधापन। हाँ, जब किसी की सोच छोटी होती है या वो डर से घिरा होता है तो उसका दिमाग सिर्फ उसी डर पर फोकस करता है। तो अवसर सामने हो तो भी नहीं दिखता। वो व्यक्ति शारीरिक रूप से उस अवसर को देख रहा होता है, लेकिन मानसिक रूप से वो अंधा होता है। इसके विपरीत, जब सोच बड़ी होती है तो दिमाग का रडार उन छिपे हुए अवसरों को पकड़ने के लिए ट्यून हो जाता है। मतलब बड़ी सोच ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, बिल्कुल। बल्कि ये हमारे दिमाग के रडार को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करने का तरीका है। एकदम सही। और इसीलिए दुनिया आज उन महान लोगों को याद रखती है,
क्योंकि जब दुनिया उन्हें बता रही थी कि सामने एक अभेद्य दीवार है। तो उनकी बड़ी सोच उन्हें उस दीवार के भीतर एक दरवाजा दिखा रही थी। बिल्कुल। दीवार में दरवाजा देखना, ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरी चर्चा के सार को समेट लेता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक ऐसे अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो बहुत व्यवहारिक है, जो नियंत्रण यानी कंट्रोल की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, स्रोत का अंतिम संदेश क्या कहता है? वही वास्तविकता ये है कि जीवन में हालात कभी भी पूरी तरह से हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। इसे मनोविज्ञान में लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। मतलब जिन चीजों पर हमारा बस नहीं है। हाँ, जैसे अर्थव्यवस्था का गिरना, मौसम या दूसरे लोगों का व्यवहार, ये सब एक्सटर्नल लोकस हैं। जब इंसान अपना पूरा ध्यान इन पर लगा देता है तो वो खुद को लाचार महसूस करता है। लेकिन जो चीज हमेशा हमारे कंट्रोल में होती है वो है हमारा इंटरनल लोकस, यानी हमारी अपनी सोच और हमारी प्रतिक्रिया। बिल्कुल। बारिश हो रही है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उस बारिश में भीगते हुए किस्मत को कोसना है या छाता खोलकर आगे बढ़ना है, ये 100% हमारे कंट्रोल में है। स्रोत दावा करता है कि अगर इंसान बाहरी परिस्थितियों के बजाय अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख जाए तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब हम अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं तो हम असल में अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे होते हैं। और जब वो ऊर्जा समस्याओं पर रोने के बजाय समाधानों पर केंद्रित होती है तो स्रोत के शब्दों में सकारात्मक मानसिकता साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। ये साधारण और असाधारण के बीच की खाई किसी जन्मजात टैलेंट से नहीं भरी जाती, बल्कि इस बात से भरी जाती है कि संकट के समय कोई अपने मन को कैसे संभालता है। चर्चा की शुरुआत में हमने उस खास चश्मे की बात की थी। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वो चश्मा किसी दुकान पे नहीं मिलता। वो चश्मा हमें अपनी ही रोजमर्रा की आदतों की भट्टी में खुद गढ़ना पड़ता है। हाँ, अपने आसपास के माहौल को चुनकर, न्यूरल पाथवे को नई दिशा देकर और खुद पर एक अटूट विश्वास रखकर। और सबसे बड़ी बात, ये कोई मंजिल नहीं है, ये हर दिन हर सुबह किया जाने वाला एक चुनाव है। बिल्कुल। तो इस गहन चर्चा के बाद इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर छोड़ देने के बजाय जीवन में उतारने का समय आ गया है। हम सभी के पास वो साधारण जीवन है, लेकिन उसे असाधारण बनाने की कुंजी भी हमारे ही हाथों में है। हाँ, चुनाव हमारा है। इसलिए आज के इस विश्लेषण को हम एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करते हैं जो सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि कुछ बदलने के लिए है। वो सवाल क्या है? अगर ये सच है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की वास्तविकता तय करती है और हमारी सोच हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों का परिणाम है, तो कल सुबह उठते ही वो कौन सी सबसे पहली और सबसे छोटी आदत है जिसे बदलकर इस असाधारण बनने की प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है? बहुत ही गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह की उस पहली नई आदत के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। सीखते रहिए और अपने चश्मे का नंबर खुद तय करते रहिए।